गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबीसी के लिए जो आज की हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना। सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए सरल रेखा में गति से पहले अगर हम बात करें, फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है गति की, ठीक है। ये जो गति की काइनेमेटिक्स है, ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील वस्तु का अध्ययन किया जाता है, वह गतिकी कहलाती है। समझ गए? यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गतिकी बोलते हैं। ध्यान रखना कि इसके अंदर हम गति के कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, केवल गति का अध्ययन करते हैं। हम इस पर फोकस नहीं करते कि ये गति किस कारण से उत्पन्न हो रही है। हम केवल गति के कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है। यानी ये जो चैप्टर थर्ड है, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच का है? गति की, यानी काइनेमेटिक्स ब्रांच का चैप्टर है, ठीक है। अब देखिएगा, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गतिकी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं गति के प्रकार, गति के प्रकार के बारे में। अगर हम निर्देशांक के अनुसार, ठीक है ना, सरफेस के अनुसार अगर हम गति के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो एक होती है एक विमीय गति, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। तो एक विमीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष के सापेक्ष गति करती है, तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, अगर सिंगल एक्स के साथ, यानी जैसे कोई भी वस्तु ए से चलना स्टार्ट हो रही है, वो लगातार अगर वो इस दिशा में जा रही है, तो ये गति क्या सी होगी? उसकी एक विमीय, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश ये गति क्या होगी? एक विमीय। अगर कोई वस्तु है बी से चलती है और वो लगातार ऊपर की ओर जा रही है या फिर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये भी गति कैसी होगी? एक विमीय गति। अगर कोई वस्तु सी से चलती है और वो जेड अक्ष के अनुदिश जा रही है, तब भी वो गति कैसी होगी? एक विमीय गति। यानी एक विमीय गति को हम वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, वन डी मोशन, ठीक है। अब देखिएगा, एक विमीय गति है, इसी का दूसरा नाम क्या है? सरल रेखा में गति। यानी इस चैप्टर के अंदर हम जो भी गति पढ़ेंगे वो एक विमीय गति होगी। तो समझ गए, एक विमीय गति का ही नाम क्या है? सरल रेखा में गति। एक विमीय गति में जो दूसरे दो एक्सिस होते हैं वो कैसे होते हैं? जीरो होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यानी उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, एक विमीय गति के उदाहरण है कि सीधी पटरी पर, ठीक है ना, सीधी पटरी पर
रेलगाड़ी की गति। जो गति है वो कैसी होती है, एक विमीय गति होती है। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप और उदाहरण लेंगे, जैसे बंदूक से निकलने के बाद कुछ समय तक गोली की गति। कुछ समय तक गोली क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है इस तरह से, लेकिन कुछ समय बाद वो नीचे की ओर गिरने लग जाती है। ठीक है ना। तो वो कैसी गति होती है, शुरू में एक विमीय गति होती है। ठीक है। अगर आप किसी भी वस्तु को छत वगैरह से, जैसे किसी पत्थर को आप नीचे की ओर गिराते हैं, ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु की गति, यानी आप किसी छत वगैरह या ऊंचाई से जाके किसी वस्तु को नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो गति है वो कैसी रहेगी, एक सीधी रेखा में गति होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन या एक रेखीय गति। क्लियर। अब देखिएगा, अगर हम बात करें बच्चों सेकंड टू डायमेंशनल मोशन यानी द्विविमीय गति की, तो वो क्या होती है, वो देखिएगा द्विविमीय गति, और इसी को हम टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, 2D। तो द्विविमीय गति क्या होती है, आपका जो चैप्टर 4 है वो द्विविमीय गति के ऊपर है। ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु किसी सतह के अनुदिश गति करती है तो उस गति को द्विविमीय गति कहते हैं। समझ गए द्विविमीय गति कि जब कोई वस्तु किसी सतह मतलब प्लेन, तो अब किसी भी सतह के अंदर दो एक्सिस होते हैं हमेशा, सतह हमेशा दो एक्सिस से मिलकर बनी होती है। ठीक है। जैसे कि कोई भी चूंकि द्विविमीय गति में वस्तु के दो अक्ष परिवर्तित होते हैं। जैसे कि हमने एक विमीय गति में देखी थी कि केवल एक अक्ष परिवर्तित होता है, उसको हम एक विमीय गति बोलते हैं। जब दो अक्ष परिवर्तित हो जाते हैं उसको हम दो अक्ष परिवर्तित होते हैं। अतः इसे द्विविमीय गति कहते हैं। अब देखिएगा, द्विविमीय गति को हम समतल में गति भी कहते हैं। इसे समतल में गति भी कहते हैं। समतल यानी किसी भी सतह के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु गति करती है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल में गति। अब उसकी उदाहरण देखिएगा। उदाहरण क्या हो गया कि खेल के मैदान में दौड़ते या जैसे कि फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति, यानी खेल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है तो वो तो या तो सीधी रेखा में नहीं भगेगा
या मतलब वो क्या, या तो इधर भागेगा, इसी तरह से क्या होता है वो लगातार अपनी दिशा परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। तो वो जो गति होती है वो कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट जो प्रक्षेप्य गति होती है, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति होती है, वो भी कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। इसी प्रकार किसी सतह पर, जैसे कि ये कोई सतह फर्श है, यहाँ पर एक चींटी चल रही है, ठीक है ना, जैसे वो चींटी इस दिशा में चल रही है, आपने आगे थोड़ा हाथ लगा दिया वो इधर मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी। तो वो अलग अलग दिशा में जब चलती है तो किसी सतह पर कीड़े या जो चींटी की गति होती है वो भी कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। तो त्रिविमीय गति क्या होती है कि जब कोई गतिशील वस्तु तीनों अक्ष के अनुदिश गति करती है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी उसके अंदर क्या होता है, तीनों अक्ष परिवर्तित होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति। इसे मुक्त गति भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, मुक्त गति। अब मुक्त गति क्यों कहते हैं, देखिएगा कि ये एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों अक्ष के अनुदिश क्या करती है, वो गति हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, मुक्त गति भी बोलते हैं। अब देखिए इसका अगर हम उदाहरण की बात करें कि त्रिविमीय गति के जो उदाहरण है, जैसे हवा में उड़ते पक्षी की गति, यानी जो बर्ड है उसकी गति, या फिर किसी पतंग की गति, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगी, एक ही त्रिविमीय गति का उदाहरण होगी। तो हमने गति के बारे में पढ़ा कि गति कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। हमने फर्स्ट पढ़ा एक विमीय गति, सेकंड पढ़ा हमने द्विविमीय गति, और थर्ड पढ़ा हमने त्रिविमीय गति, ठीक है। अब अगर हम गति को और थोड़ा आगे बात करें, ठीक है ना, अब एक विमीय गति के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस पूरा चैप्टर है वो किस पर निर्भर है, एक विमीय गति के ऊपर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक विमीय गति के अंदर जो रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी रेखीय गति है, ठीक है, उसके बारे में हो गया रेखीय गति। अब बात करते हैं हम घूर्णन गति या घूर्णी गति। घूर्णी गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष लगातार घूर्णन करता है या घूर्णन करती है तो उस गति को घूर्णी गति कहते हैं। समझ गए। तो घूर्णी गति क्या होती है कि किसी भी अक्ष के साथ, ठीक है ना, जैसे कि पंखी की जो गति होगी, ठीक है ना, वो कैसी गति होती है, घूर्णी गति होती है, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर हम केवल एक विमीय गति के बारे में बात करेंगे। तो आज हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा चाल। बच्चों चाल को हम स्पीड से लिखते हैं, चाल को हम क्या बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं, और वेग अलग होता है, वेग वेलोसिटी होती है। तो देखिए चाल क्या होती है कि किसी भी
किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकंड में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, पर सेकंड जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा चाल के बारे में। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब कि चाल के अंदर दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो आपको पता है कि केवल परिमाण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा मात्रक की बात करें अगर हम चाल, तो देखिएगा चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। क्योंकि गति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिएगा दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड, या हम इसी को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एस ऊपर आएगा तो उसकी घात कितनी होगी, माइनस की। तो ये किसकी होगी, चाल की। ठीक है ना। अगर हम चाल की विमा की बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया मात्रक, ये क्या हो गया विमा। आपको देखो मीटर पर सेकंड है तो विमा कितना हो जाएगा, हमने विमा के बारे में पढ़ा चुके हैं, m0 l1 t-1। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको विमा समझने में कि m0 l1 t-1 ये क्या होगी, इस चाल की विमा होगी। ठीक है, तो चाल के बारे में हमने पढ़ लिया, चाल क्या होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के बारे में। यानी गति को हम बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी, और चाल को हम क्या बोलते थे, स्पीड। देखिए गति और चाल में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है देखिए, आप डेफिनेशन से खुद समझ जाएंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहां पर एक शब्द आया निश्चित दिशा में, तय की गई दूरी प्रति सेकंड, निश्चित दिशा में ऐसे लिखेंगे, प्रति सेकंड तय की गई दूरी चाल कहलाती है, गति कहलाती है। तो गति के अंदर अगर हम बात करें तो गति कैसी राशि है, गति सदिश राशि है। यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिएगा सदिश राशि क्या होती है कि वो भौतिक राशियां जिनके अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। अब देखिएगा अगर हम बात करें गति की, ठीक है ना, तो गति का जो मात्रक है, गति का मात्रक है बच्चों, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जैसे चाल का मात्रक होता है वो ही गति का मात्रक होता है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। आपको कई बुकों में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम गति की विमा की बात करें कि गति की विमा क्या होती है, तो विमा वो m0 l1 t-1, ये क्या होगी, गति की विमा होगी। देखो कई बुकों में मैंने देखा है कि ये ऐसे भी लिखा होता है l1 t-1, क्योंकि m0 है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं
आप पूरा लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सही माने जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए गति के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यानी किसी वस्तु द्वारा जो कुल पथ की लंबाई है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्लियर? अब देखिएगा, दूरी का मात्रक है, हम ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे, ठीक है ना? मीटर, यानी इसको हम एम से लिखते हैं, मीटर होता है। अब देखिए दूरी को थोड़ा बच्चों समझिएगा कि आपने ए से चलना स्टार्ट किया, बिंदु ए से, आप ए से और किसी बिंदु बी पर गए, बी से आप किसी बिंदु सी पर गए और सी से रिटर्न होके वापस आप बी पर ही आ गए। ए से बी हम मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर है, बी से सी है वो 60 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिएगा कि आप बिंदु ए से चलना स्टार्ट हुए, बिंदु बी पर पहुंचे, बिंदु बी से आप बिंदु सी पर पहुंचे और सी से वापस कहां पर आए? बिंदु बी पर। तो आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई उसके बारे में बात करें तो कुल दूरी क्या होती है? जो टोटल पाथ की लंबाई होती है वो क्या कहलाएगी? कुल दूरी। यानी ए से बी गए आप, प्लस बी से आप कहाँ गए? सी तक, प्लस सी से आप कहाँ गए? बी तक। ये क्या होगी? कुल दूरी। यानी ए से बी अगर हम बात करें 40 प्लस 60 और वापस आए तब भी तो चले आप, तो 60, यानी ये कितना हो गया आपके पास? 160 किलोमीटर। ये क्या होगी? आपकी दूरी। तो दूरी एक्चुअल में क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्लियर? तो दूरी का हमने बात की थी कि दूरी की लंबाई मीटर होती है और इसकी विमा एल होती है, m0, l1 और t0। ये क्या होती है? इसकी विमा होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें विस्थापन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विस्थापन। विस्थापन में और दूरी में देखो क्या फर्क होता है। किसी निश्चित दिशा में तय दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना? किसी निश्चित दिशा में जो तय दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन। अब देखिएगा विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या आ गई? निश्चित दिशा आ गई। विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है? यानी विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है, यानी इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। अब मैं इसको देखो एक उदाहरण से समझाता हूं कि विस्थापन क्या होता है। आपने उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ए से बी चले जो 40 किलोमीटर था और बी से आप सी गए जो 60 किलोमीटर था। ठीक है? और सी से आप वापस से कहां पे आए हैं? बी पर आए हैं। अगर आपने दूरी की बात करें तो 160 किलोमीटर हमने ज्ञात की थी। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा? देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस ऑफ सी बी। हमने माइनस क्यों किया है यहाँ पर? क्योंकि देखो ए से बी जा रहे हैं, हम इस दिशा में जा रहे हैं, एक्स की धनात्मक दिशा में। बी से सी जा रहे हैं तब भी हम एक्स की धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सी से बी आ रहे हैं तो हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो इसमें दिशा परिवर्तित हो गई, तो इसको हम किस में लिखेंगे? माइनस में। यानी ये कितना हो गया? 40 प्लस 60 माइनस 60,
यानी कितना हो गया विस्थापन 40 किलोमीटर। दूरी 160 हुई लेकिन विस्थापन कितना हो गया 40। यानी यहाँ से देखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन और दूरी, तो जो विस्थापन है किस पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी वस्तु प्रारंभिक में कहाँ थी और लास्ट में, वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी दूरी चल के आए हैं, वो केवल किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। ठीक है, और एक चीज क्या है, विस्थापन है शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यानी विस्थापन शून्य भी हो सकता है अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, धनात्मक अगर वो एक निश्चित दिशा में चल रही है तो धनात्मक है, अगर वो बी से इधर यहाँ पे उल्टी दिशा में आ जाता है तो क्या होता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है ना, और विस्थापन है दूरी से अधिक नहीं हो सकता। यानी जो विस्थापन है वो कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन हमेशा दूरी के कम रहेगा या फिर बराबर रह सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी अधिक नहीं होगा। जैसे आपने ए से बी चले, 40 किलोमीटर है, आपने ए से बी गए बस, तो आपकी दूरी भी 40 होगी और विस्थापन भी कितना हो गया 40। यानी 40 बराबर हो सकते हैं दूरी और विस्थापन, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये पीडीएफ आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगी, आप इनको नोट करना। थैंक यू।